जिसमें आपने चीज़ें मार्क कर रखी है, ये वाला पीडीएफ आप शेयर कर सकते हो? हाँ कर दूंगी। ठीक है, तो अभी हम टेनेनबम की बुक से फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, वो आज हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, फिर हम पीके सैना वाली बुक से आ जाएंगे। तो पिछली वाली क्लास में हम, हाँ आज ये देखना ग्रेड और क्लस्टर कंप्यूटिंग, स्केलिंग टेक्निक्स हमने पिछली वाली क्लास में देख ली थी, और उसका मेजर एग्जांपल डोमेन नेम सिस्टम है। और फिर हम देख रहे हैं आज टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। सो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग सिस्टम, फिर है डिस्ट्रीब्यूटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम, और देन है परवेसिव सिस्टम। सो पहले हम आते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग सिस्टम। बेसिकली जैसे इसके नाम से ही पता लगता है, इस केस में क्या होगा कि आपकी कंप्यूटिंग जो है वो डिफरेंट प्लेसेस पर होगी। और ये वाला सिस्टम हम जब यूज करते हैं जब हमें हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग चाहिए। हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग एंड हाई थ्रूपुट कंप्यूटिंग में डिफरेंस है। हाई थ्रूपुट कंप्यूटिंग तो हम उसे बोलेंगे जिसमें कि इंटरैक्टिव जॉब हो, और हम ये चाहते हैं कि नंबर ऑफ जॉब्स इन अ यूनिट ऑफ टाइम ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। दैट इज़ अ हाई थ्रूपुट कंप्यूटिंग। एंड हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग वो कंप्यूटिंग है जिसमें हमारे पास डेटा बहुत सारा है और बहुत सारी प्रोसेसिंग करनी है। तो हम ये नहीं कंप्यूट करते उसमें कि टाइम कितना लगा है। तो उस कैटेगरी के लिए हम 2 कंप्यूटिंग सिस्टम को यहाँ पर बोल रहे हैं, एक है क्लस्टर कंप्यूटिंग एंड दूसरा है ग्रिड कंप्यूटिंग। तो क्लस्टर कंप्यूटिंग में बेसिकली क्या होता है कि हमारे जितने भी मशीन्स होती है वो सेम काइंड ऑफ आर्किटेक्चर होता है उनका, और यहाँ पर मास्टर स्लेव कॉन्फ़िगरेशन यूज करते हैं। तो एक मास्टर होता है जिसे बाहर से जॉब्स मिलती है, और वो जितनी भी मशीन्स है उनको टास्क अलोकेट करता है बेस्ड ऑन सम पॉलिसी। और ये जो सारी मशीन्स है, ये सारी मशीन्स जो है हाई स्पीड नेटवर्क से जुड़ी हुई होती है, लोकल एरिया नेटवर्क से। तो दिस इज द क्लस्टर कंप्यूटिंग, मीन्स ऑल मशीन हैव अ सेम कॉन्फ़िगरेशन connected with a local area network, and it has a master slave configuration in which master will get a job from the outside and it distribute the job to the compute node. और क्लस्टर कंप्यूटिंग का एक तो एग्जांपल है, ये अपना क्लस्टर कंप्यूटिंग का एक सिस्टम है, ये बेफॉल ऑफ क्लस्टर, बियोवुल्फ क्लस्टर्स। तो एक ये एग्जांपल है, और एक और है, जस्ट आई वांट टू शो यू कंडोर। है तो यही, ये रहा, बट ये विकिपीडिया में आ गया। अरे खुल गई, बंद। हाँ ये रहा। तो ये दोनों एग्जांपल जो मुझे पता है, although there are lot of system, so one example is a कंडोर, that is a cluster based system। तो वही होता है कि हम इसमें ट्रांसफर करते हैं अपनी जॉब, और इट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम आल्सो। तो ये मशीन्स पर इंस्टॉल होता है, और उसके बाद कुछ इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है, उसके बाद टास्क ट्रांसफ़र होती है। और जो ये बियोवुल्फ है, अरे रुको कहाँ गया ये वाला, हाँ ये, इसका क्या होता है, हम अपनी मशीन पर इसको डाउनलोड करते हैं, और उसके बाद हमारा शेयरिंग ऑफ कर दिया। शेयरिंग ऑफ कर दिया। हाँ एक ये वाला, इसको हम लाइनेक्स मशीन पे इंस्टॉल कर सकते हैं अपनी लैब में, और उसके बाद हमारे जो सिस्टम है वो क्लस्टर सिस्टम बन जाएंगे, फिर उसके बाद हम टास्क वगैरह ट्रांसफर कर सकते हैं। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ क्लस्टर कंप्यूटिंग। देन वी कम टू द, तो लोकल एरिया नेटवर्क से कनेक्टेड है, और इसका मेजर एग्जांपल है बियोवुल्फ। देन ग्रिड कंप्यूटिंग जो है वो अपोजिट है क्लस्टर कंप्यूटिंग की। अपोजिट क्यों है? क्योंकि क्लस्टर कंप्यूटिंग में सारे कंप्यूटर का सेम आर्किटेक्चर होता है, इसलिए हम वो कहते हैं कि ये हेट्रोजीनियस है। और ग्रिड कंप्यूटिंग हेट्रोजीनियस है, और क्लस्टर कंप्यूटिंग होमोजीनियस है। ऑल कंप्यूटर हैज अ सेम आर्किटेक्चर इन अ क्लस्टर कंप्यूटिंग। ग्रिड कंप्यूटिंग में मैंने वैसे भी इसके 2-3 नाम लिए थे, आप बोल सकते हैं पुअर सुपर कंप्यूटिंग।
ठीक है, तो ये हेट्रोजीनियस है। और बेसिकली इसमें जो हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है कि हार्नेस ऑफ अ सीपीयू साइकिल्स। तो सारी मतलब कुछ ऑर्गेनाइजेशन, साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन जिनको कुछ प्रोसेसिंग करनी है जो कि हाई परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट है, जैसे एक एग्जांपल मैंने बत खोला था यहाँ पे sethi.com, ये एक वेबसाइट है। अभी तो इसमें लिखा है कि ये बंद हो गई है, बट बेसिकली ये जो है हमारा इसके लिए सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस के लिए काम आता था। तो इस वेबसाइट का एक एग्जांपल है, इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ ग्रिड कंप्यूटिंग, जिसमें कि अगर मेरे को इसमें कंट्रीब्यूट करना है तो आई कैन इंस्टॉल देयर सॉफ्टवेयर विच इज़ प्रोवाइडेड हेयर, and then whenever my CPU is not used, it is used by these organizations. So that is an example of grid computing that believe on harness of a CPU resources. और एक और चीज आती है, आपका ये बिटकॉइन जो होता है, ये किसका एग्जाम्पल है? मतलब वैसा तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड तो है ही है, बट इट इज आल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ आई कैन से ग्रिड कंप्यूटिंग, क्योंकि इसमें भी होता है कि इट इज आल्सो बिलीव ऑन हार्नेस ऑफ अ सीपीयू रिसोर्सेज। तो अगर मेरे इफ आई वांट टू कंट्रीब्यूट एंड आई वांट टू अर्न अ मनी, देन आई कैन पार्टिसिपेट इन दिस। हैव यू हर्ड एनी नेम अबाउट दिस? बिटकॉइन से रिलेटेड अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और अपनी सीपीयू साइकिल देना चाहते हैं जिससे हमें कुछ अर्निंग हो, ऐसा कुछ सुना है? माइनिंग कुछ होता है। माइनिंग, हाँ हाँ हाँ, माइनिंग क्या होता है? मैम लाइक हम अपनी हैश पावर्स देते हैं लाइक जीपीयू या फिर सीपीयू की कंट्रीब्यूट करते हैं, जिससे हाँ वो माइनिंग में हेल्प करता है, हाँ ब्लॉक्स तोड़ने में। हाँ, मतलब बेसिकली वही जो उसकी कंप्यूटेशन होती है उसके लिए हेल्प करता है। तो दिस इज आल्सो काइंड ऑफ ग्रिड कंप्यूटिंग, जिसमें हमारी जो मैम सीपीयू यस मैम, वही वो रिसोर्स शेयरिंग के बेसिस पे तो होता है उसमें भी कि जैसे काफी सारे मतलब साथ में माइन कर सकते हैं, मतलब मल्टीपल कंप्यूटर्स को कनेक्ट करके ताकि की प्रोसेसिंग पावर बढ़ जाए। आप क्या कहना चाह रहे हो वेदांत, एक बार वापस बोलना। मैम मतलब मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि उसकी माइनिंग में एक वो प्रोसेस से होता है ना कि जिसमें काफी सारे कंप्यूटर्स को साथ में कनेक्ट कर देते हैं ताकि कि उनकी कंबाइंड पावर से हाँ और हाँ ज्यादा हाँ हाँ चीजें माइन हो पाए। हाँ हाँ, तो बेसिकली वही है। तो और उसके पीछे ऑब्जेक्टिव यही है कि सबसे पहली बात तो है कि सुपर कंप्यूटर बहुत कॉस्टली होता है, तो सुपर कंप्यूटर ना लेके हम अपने पर्सनल कंप्यूटर लेते हैं और यूजिंग अ मिडिल वेयर हम उनको कनेक्ट कर लेते हैं, और फिर उसके बाद हमें ये पता लग जाता है कि कौन सा मशीन इस समय अंडर यूटिलाइज है, तो उसकी जो सीपीयू पावर है उसको यूज़ कर लेते हैं, और जैसे ही मैं उसे यूज़ करूँगी तो वो हम मतलब हट जाता, हमारा हम उसमें कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। ठीक है, तो दैट इज अबाउट ग्रिड कंप्यूटिंग। और ग्रिड कंप्यूटिंग का आर्किटेक्चर ऐसा होता है, एट द बिलो फैब्रिक लेयर, मतलब हमारे हार्डवेयर्स होते हैं, जैसे मेरी मशीन्स है, उसके ऊपर एक लेयर अलग से बनाते हैं, दैट इज बेसिकली यू कैन से मिडिल वेयर होता है। और उस मिडिल वेयर लेयर के बहुत सारे पार्ट होते हैं, जैसे इसमें एक बताया रिसोर्स लेयर और दूसरा बताया कनेक्टिविटी लेयर। तो रिसोर्स लेयर तो क्या करेगी कि मेरे जितने भी यहाँ पर मशीन्स हैं जो इससे अटैच है या जो इसमें पार्टिसिपेट करना चाहती है, उससे रिलेटेड रिसोर्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन रखेगा कि लाइक उसकी सीपीयू की स्पीड क्या है, अभी कितना यूज़ आ रहा है, इस तरह की उसकी मेमोरी क्या है, इस तरह की इंफॉर्मेशन ये रिसोर्स लेयर रखती है। और ये कनेक्टिविटी लेयर है, तो बेसिकली ये नेटवर्क के लिए काम आती है कि इन सारे मशीन्स को हाई स्पीड नेट से कनेक्ट कर रखेगी। तो ये जो लेयर है कनेक्टिविटी लेयर, ये मतलब सारी इंफॉर्मेशन इन सब से लेकर अपने पास रखती है। और जब भी कोई एक एप्लीकेशन आती है कि जैसे मेरे को कोई टास्क एग्जीक्यूट करानी है, जो कि आई कैन से कि मेरे को अगर प्राइम नंबर फाइंड करना है, लेट अस से 1 से लेके 1000 के बीच में, 1000 तो बहुत कम है, आई कैन से 1 lakhs के बीच में या करोड़ के बीच में, तो उस केस में क्या होगा, एप्लीकेशन लेयर से मैं तो यहाँ से रिक्वेस्ट भेज दूंगी, कलेक्टिविटी लेयर क्या करेगी कि मेरी एप्लीकेशन को फर्दर ब्रेक करेगी, या तो ये या एप्लीकेशन लेयर ही ब्रेक करके देगी। कलेक्टिविटी लेयर क्या करेगी, ये सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगी कि मैं कौन सी टास्क, मतलब उस पूरी टास्क का फर्दर बाइफिकेशन होगा,
और उस बाइफिकेशन में कौन सी टास्क कौन सी मशीन को दूं, उसको मॉनिटर करूं, सारे काम यहाँ पर होगा। मतलब करेगी तो ये डिफरेंट डिफरेंट लेयर, बट यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन होगी इसकी कलेक्टिवली। दैट इज द वर्क ऑफ दिस एप्लीकेशन लेयर। तो ये ग्रिड कंप्यूटिंग का लेयर्ड आर्किटेक्चर है, और दैट्स ऑल अबाउट दिस ग्रिड कंप्यूटिंग। और इसके ये डिफरेंट सिस्टम है, ओपन ग्रिड सर्विस आर्किटेक्चर और भी हैं, बट अभी मेरे को याद नहीं है नाम, तो यू कैन लुक एट दिस आल्सो। देन वी कम टू द डिस्ट्रीब्यूटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो पहला कंप्यूटिंग सिस्टम था जो कंप्यूट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। इंफॉर्मेशन सिस्टम जो कि हमारे को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, और उसका मेजर एग्जांपल हमारा CRM होता है क्लाउड कंप्यूटिंग में, कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट। ठीक है, और इसमें बेसिकली इसने ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग बताई है, जो कि बेसिकली हम लोग अपने RDBMS में पढ़ चुके हैं। उसी से रिलेटेड ये सारा बताया है कि एक जो डेटाबेस है या उसको मल्टीपल यूजर साइमल्टेनियसली एक्सेस कर सकते हैं, उसकी ये सारी प्रॉपर्टीज है। ये सब आप लोग पढ़ चुके हो, तो आई एम नॉट गोइंग इन डेप्थ। देन वी कम टू दिस। हाँ, और डिस्ट्रीब्यूटेड जो हमारी इंफॉर्मेशन सिस्टम है, तो इट मीन्स मेरा डेटा जो है वो डिफरेंट मशीन्स पर है, उनको एक्सेस, डेटा बोलो या सर्विसेज बोलो, उनको एक्सेस करने के लिए हमारे पास 3 मेथड है। एक है रिमोट प्रोसीजर कॉल, एक है रिमोट मेथड इन्वोकेशन, और एक और होता है रिमोट ऑब्जेक्ट एक्सेस भी होता है। इट इज नॉट रिटन हियर। तो रिमोट प्रोसीजर कॉल में तो यही कि मेथड मतलब सर्विसेज इज अवेलेबल एट अदर साइड and we want to execute, then we send a request, and there is a lot of thing behind this remote procedure call. So those who have studied Linux system, they know, or maybe you have studied yourself also, how to call a procedure which is available on another machines. तो और then remote method invocation. Yes, वेदांत कुछ कह रहे हो? Then we come to the distributed pervasive system. तो जैसे इसका नाम से मीनिंग हो रहा है, pervasive means it is a surrounding us, and in which we include the एक मिनट, हाँ मोबाइल, what I want to say. A pervasive system is a low powered, referred as a being a small or battery powered and mobile and having only wireless connections, although not of this character apply. मतलब जो हमारे इस परवेसिव सिस्टम में जो हम मशीन्स मानते हैं, उनकी एक लिमिटेशन होती है। वो लिमिटेशन होती है कि बैटरी पावर्ड होता है, लिमिटेड बैटरी होती है, और हमें उसी से काम करना होता है। ठीक है, और अदर कैरेक्टरिस्टिक्स इनकी यही होती है कि स्मॉल होती है, मोबाइल होती है, और इनका बीच में वायरलेस कनेक्शन होता है। यस, दिस इज, तो ये एग्जांपल है मोबाइल एंड एम्बेडेड कंप्यूटिंग सिस्टम इज एन एग्जांपल ऑफ अ परवेसिव कंप्यूटिंग। तो मोबाइल सिस्टम को हम कैसे बोल रहे हैं परवेसिव कंप्यूटिंग सिस्टम, क्योंकि जब हम एक MSC से मूव होते हैं और दूसरे MSC में जाते हैं, आप कहते हो एक रीजन से दूसरे रीजन में जाते हैं, तो हमें पता नहीं लगता कि ये हैंड ऑफ हो गया, क्या बोलते हैं उसको, हैंड ऑफ। एक एरिया से दूसरे एरिया में जाते हैं तो ऑटोमेटिकली स्विच हो जाते हैं, और वी डोंट नो इट इज स्विच, सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द एक वर्ड एडहॉक, सेल्फ मैनेजमेंट एंड सेल्फ रियलाइजेशन। वेयर इज दैट? यस, सेल्फ कॉन्फ़िगर एंड सेल्फ मैनेजिंग कहलाते हैं वो। जो pervasive computing means surrounding computing, and in which we includes the mobile and embedded system, and these systems are self-configuring and self-managing. ठीक है, और इन सिस्टम की यही प्रॉब्लम होती है कि इन पे बैटरी जो पावर होती है वो लिमिटेड होती है, और उनके एग्जाम्पल है हमारा होम सिस्टम। तो होम सिस्टम मीन्स है कि मेरे घर में जितनी भी मशीन्स है, और अगर हो सके तो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स जो भी हैं, उनको मैं जो है स्विच ऑन और स्विच ऑफ क्या होए मेरे मतलब वॉइस से हो जाए, आप क्या हो ऐसा,
तो दीज आर एन एग्जाम्पल। और इसमें बोला है कि हमारी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि अगर मैं कोई भी एक मशीन लाऊं नई जो कि मेरे को अपने होम सिस्टम से ऐड करनी है, तो वो ऑटोमेटिकली प्लग एंड प्ले हो जाए, ऐसा नहीं हो कि ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत हो। दैट इज द मीनिंग ऑफ होम सिस्टम। देन वी कम टू दिस इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ केयर सिस्टम। सो इसके लिए बेसिकली हम बॉडी एरिया नेटवर्क यूज़ करते हैं, जैसा इस फिगर में दिखाया है ऐसा। तो मतलब जो भी ह्यूमन है वो कोई एक जैकेट पहनता है, उसमें डिफरेंट सेंसर लगे हुए होते हैं, और वो सेंसर जो है ह्यूमन की सारी एक्टिविटी को कलेक्ट करता है, और उसके बाद ईदर इट कैन स्टोर दिस इंफॉर्मेशन ऑन दिस, मतलब जो अपनी मशीन है, जैकेट है, उसी में एक हब होता है, वहीं पर स्टोर कर सकता है इंफॉर्मेशन, या फिर एक किसी रिमोट लोकेशन पर जहाँ पर कि हम कह सकते हैं क्लाउड पर, वहाँ पर भी स्टोर कर सकता है। तो यूजिंग अ वायरलेस कनेक्शन इट कैन स्टोर at the external storage or it can also store at the hub. So this is an example of healthcare system. अब इसमें कुछ issues हैं। इशू यही है कि हमें कौन सी इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है और कौन सी इंफॉर्मेशन दूसरे यूजर्स को या डॉक्टर्स को अलाउ करना है एक्सेस। दीज आर द सम इश्यूज। So basically you can say three kind of distributed system. We are not going for sensor networks. तो distributed information system, pervasive computing and distributed computing system. तो ऐसे करके हमारा ये फर्स्ट चैप्टर इसका खत्म हो गया। Now we come to this PK Sena book. So now we will look at the different distributed computing model. सो डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग मॉडल के मतलब बनाने के लिए बहुत सारे मॉडल प्रपोज किए हुए हैं। तो उसमें सबसे पहला मॉडल है मिनी कंप्यूटर मॉडल। और मिनी कंप्यूटर मॉडल ऐसा होता है, मिनी कंप्यूटर मॉडल मीन्स क्या है कि हमारे जो ये मिनी कंप्यूटर है इट इज़ अ सुपर कंप्यूटर है, ठीक है, और इस पर डिफरेंट यूज़र लॉग इन होते हैं थ्रू आवर टर्मिनल्स। और टर्मिनल्स मीन्स क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्मिनल्स? Anybody can guess? मैम कमांड प्रॉम्प्ट जैसे सिस्टम लॉगिन्स के लिए जो यूज होते हैं, लिनक्स सिस्टम्स में टर्मिनल्स होते हैं। यस यस। तो बेसिकली हम कह सकते हैं लो प्रोसेसिंग पावर मशीन्स आर कॉल्ड द टर्मिनल्स। और जैसे आप लोग अपने यहाँ पे, तो जब आपने फर्स्ट ईयर में लाइनेक्स यूज करा था तो बेसिकली आपके मशीन पे ही लाइनेक्स इंस्टॉल करते थे, और अदरवाइज हम एक सर्वर पे लाइनेक्स बना देते हैं और फिर डिफरेंट यूजर्स अपनी मशीन से उस लाइनेक्स सर्वर पर लॉग इन करके अपना काम करता है। तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है, सेंट्रलाइज मैनेज होता है, ठीक है। तो दिस इज टर्मिनल। तो इसमें क्या होता है, मिनी कंप्यूटर मॉडल में हमारे ये मिनी कंप्यूटर्स हैं, ये मिनी नहीं है, बेसिकली इट इज़ अ मेन फ्रेम कंप्यूटर्स एंड दे ऑल आर कनेक्टेड विद अ हाई स्पीड नेटवर्क्स and in which user log in on the terminal and then whatever be task he or she wants to perform, that is executed by the mini computer. So in that case, first of all, whenever be task request come, so mini computer has to incorporate with the other computers, that it has to find which job should be transferred to where or where the data is available. That kind of communication is required in this type of distributed computing model. ठीक है, the mini computer may be used when resource sharing different type of database, और इसका एक एग्जांपल है ARPANET. Then we come to the workstation model. तो मिनी कंप्यूटर का ड्रॉबैक ये था कि ये कॉस्टली है, क्योंकि हमें इतने सारे मिनी कंप्यूटर खरीदने पड़ते हैं, मिनी मतलब मेन फ्रेम। तो द नेक्स्ट मॉडल इज अ वर्क स्टेशन मॉडल। इसमें हम जर्नल जो हमारे कंप्यूटर है उनको साइमल्टेनियसली, मतलब वो लोग कम्युनिकेशन नेटवर्क से कनेक्टेड होते हैं, और जब भी कोई टास्क आती है किसी भी मशीन पर, किसी वर्क स्टेशन पर, तो इट इज एग्जीक्यूटेड बाय दिस मशीन विथ इनकॉर्पोरेशन द अदर मशीन। तो बेसिकली डिफरेंस ये है कि यहाँ पर हमारे पास हाई स्पीड मशीन नहीं है, और ये जो मशीन होती है इनके पास
मतलब ये क्या बोलते हैं, ऑटोनॉमस मशीन है. दे हैव देयर ओन प्रोसेसिंग पावर, दे हैव देयर ओन फाइल सिस्टम, लाइक दैट. तो और इस मॉडल का हम यूज क्यों करते हैं? इस मॉडल का यूज हम इसलिए करते हैं कि जब मेरे पास कोई एक टास्क आई और उस समय मेरा मशीन लोडेड है या मेरे मशीन के पास हैवी टास्क आ गई, तो व्हाट आई विल डू, आई विल फाइंड द मशीन विच इज अंडर लोडेड and then I will transfer that task from my machine to the another machine. तो कौन सी मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक अंडरलोडेड मशीन फाइंड करनी पड़ेगी, और मेरे को कोई टास्क आई है तो मेरे को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सी टास्क किस मशीन को ट्रांसफर करूं. ठीक है. सो इसमें हमें ये 2-3 क्राइटेरिया होते हैं. तो सबसे पहला प्रॉब्लम तो होती है कि हम ये कैसे फाइंड करें कि मशीन कौन सी आइडियल है. कैसे फाइंड कर सकते हैं हम कि कौन सी मशीन आइडियल है? एनी गेस? सीपीयू साइकिल के बेस पे कर सकते हैं आप. जैसे टास्क मैनेजर पे जाओगे तो आप देख सकते हो ना सीपीयू रिसोर्सेज कितने यूज है, मेमोरी कितनी यूज है. तो उसके बेसिस पर हम फाइंड आउट कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं कि ये मशीन आइडियल है. ठीक है. फिर उसके बाद मुझे ये डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं कैसे अपने टास्क को दूसरे वर्क स्टेशन पर ट्रांसफर करूं. मतलब ट्रांसफर करने तो मेरे को उसके रिसोर्सेज भी ट्रांसफर करने पड़ेंगे. उसकी अगर मैंने स्टार्ट कर दिया तो उसका पार्शियल एग्जीक्यूशन स्टेट भी मुझे ट्रांसफर करनी पड़ेगी. तो दिस इज द टास्क. देन अगर मैंने अपनी टास्क दूसरे मशीन पर ट्रांसफर कर दी और वो दूसरी मशीन पर जब मैंने ट्रांसफर करी थी उस समय तो उसका लोड कम था या वो फ्री थी. तो अब जब मैंने टास्क ट्रांसफर कर दी तो जो उसका ओनर है उसने लॉग ऑन कर लिया. तो अब क्या करें? तो रिमोट यूजर की जो टास्क है या तो उसे किल कर दें या दोनों को साथ एग्जीक्यूट कराते रहें, या रिमोट जो यूजर है उसका जितना पार्शियल एग्जीक्यूशन है उसको ट्रांसफर कर दें. तो ये 3 प्रॉब्लम आती है यहाँ पर. इन 3 प्रॉब्लम में से ये दोनों प्रॉब्लम हम देखेंगे थोड़े दिनों बाद. अभी इस वाले प्रॉब्लम को डिस्कस करा है कि अगर मैंने अपनी टास्क किसी प्रोसेस पर वर्क स्टेशन पे ट्रांसफर कर दी और उस यूजर ने लॉग ऑन कर लिया तो आप क्या करें. तो उस केस में 3 सॉल्यूशन है और उन तीनों सॉल्यूशंस के कुछ कुछ इश्यूज है. तो फर्स्ट सॉल्यूशन तो है कि भाई रिमोट विल शेयर द रिसोर्स द मेथड अलाउ द रिमोट. हाँ, मतलब हम ये अलाउ करें कि जो रिमोट प्रोसेसर है वो एग्जीक्यूट होता रहे साथ साथ में होम प्रोसीजर पे भी. तो उसका प्रॉब्लम ये होगा कि जो यूजर है उसका रेस्पॉन्स टाइम कम हो जाएगा. उसका जितना एक्सपेक्टेड है उससे कम रेस्पॉन्स टाइम मिलेंगे. इसलिए हम इसको भी, मतलब इसका ये ड्रॉबैक है. सेकंड है कि हम उसके प्रोसीजर को किल कर दें, रिमोट प्रोसीजर का. तो उसका क्या ड्रॉबैक रहेगा, उससे क्या इशू हो जाएगा अगर मैं किल कर दूंगी तो? कोई आंसर? व्हाट विल बी द ड्रॉबैक? ड्रॉबैक यही होगा कि अभी जितना प्रोसेस एग्जीक्यूट हुआ है उसका तो वो तो वेस्ट ही हो जाएगा ना. तो दैट इज द डिसएडवांटेज कि इफ आई किल द प्रोसेस so whatever be part of process is executed that get lost. So that is why we say it is not a good option. थर्ड ऑप्शन है कि मैं क्या करूं कि जो अभी तक का प्रोसेस एग्जीक्यूट हुआ है उस रिमोट प्रोसेस का, उसकी स्टेट दूसरी होम मशीन पे ट्रांसफर कर दूं. ये कहना तो आसान है बट इसको करना बहुत मुश्किल है. तो बिकॉज हमें क्या है कि यहाँ पर एक तरह से प्रिमिटिव प्रोसेस माइग्रेशन यूज करना पड़ेगा, उसकी स्टेट ट्रांसफर करना. तो इट्स अ डिफिकल्ट टास्क. So these are the 3 solutions and these are the problem with this 3 solutions. Is it clear? Excuse me, ma'am. हाँ हाँ बोलो देवव्रत. हाँ हाँ मैम अभी जो 3 सॉल्यूशंस हैं हाँ मैम, उसमें जो सेकंड वाला है हाँ, that be a subset or you can say wouldn't that be included in the third one कि अगर ट्रांसफर कर रहे हैं तो हम लोग को किल करना ही पड़ेगा.
यहाँ पे kill means a complete kill. Yes, ma'am. It means I will not transfer the state. I will just Okay. kill it and inform it. Okay, और all इस right. है ना, इस वाले माइग्रेट में तो अपन किल नहीं करेंगे ना, किल एंड दिस इज द डिफरेंट ना, Yes, ma'am. Yes, ma'am. so both are different. Clear these three steps, three Thank you, ma'am. solutions. जयदीप, कशिश. यस मैम. मैम थर्ड वाले का बस यही है कि वो डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट है, दैट्स इट. हाँ हाँ हाँ, डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट है. ठीक है, तो दिस इज और वर्क स्टेशन मॉडल. तो वर्क स्टेशन मॉडल में क्या है, हमारे सिंपल कंप्यूटर होते हैं और मैं जब भी हैवी लोडेड हूँ तो मैं अपनी टास्क लाइटली लोडेड मशीन पे ट्रांसफर करूँगी. तो बस 3 इश्यूज आते हैं कि मैं कैसे फाइंड करूँ कि कौन सी मशीन लाइटली लोडेड है, कौन सी टास्क ट्रांसफर करूँ, ये भी एक इशू है. मतलब वो उसके रिलेटेड हम और डिटेल में आगे पढ़ेंगे. और अगर मैं मेरा रिमोट प्रोसीजर आ जाए तो मतलब जो रिमोट लॉग यूजर है वो आ जाए तो क्या इश्यूज आ सकते हैं. द नेक्स्ट मॉडल इज अ वर्क स्टेशन सर्वर मॉडल. तो वर्क स्टेशन सर्वर मॉडल आई कैन से इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रीवियस 2 मॉडल in which we use a mini computers and we also use a workstation model. So here we say the workstation which we are talking mostly they are diskless or you can say it is a kind of terminal. तो इनके पास डिस्क तो है नहीं. अब डिस्क नहीं है तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है कि फाइल सिस्टम नहीं है इनके पास. फाइल सिस्टम ये मिनी कंप्यूटर वाला ही यूज करेंगे. तो जो यहाँ पर वर्क स्टेशन होते हैं वो डिस्कफुल और डिस्कलेस होते हैं. Diskless है तो means they will all the implementation or all the data are available here and file system is managed by this mini computers. और डिस्कफुल है तो वो बहुत ही मतलब लोकल इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए काम आता है. they don't use the global information. then there is a mini computers. तो यहाँ पर हम डिफरेंट मिनी कंप्यूटर यूज करते हैं और उन सबका डिफरेंट ऑब्जेक्टिव हो सकता है. जैसे यहाँ पे लिखा है एक फाइल सर्वर के लिए यूज हो सकता है, एक डेटाबेस सर्वर के लिए और एक प्रिंट सर्वर के लिए यूज हो सकता है. तो इस केस में क्या होता है, ये तो ठीक है. तो इसमें बेसिकली जब भी यूजर को कुछ काम करना होता है तो वो लॉग इन होता है इस वर्क स्टेशन मशीन पे और उसके बाद जो भी उसे काम करना है उसको एग्जीक्यूट करेगा. हाँ, और इसके पीछे एक और रीजनिंग है कि हाँ, मोस्ट ऑफ द टाइम जो है हमारी मशीन को हम यूज नहीं कर रहे होते हैं, मतलब उसको सीपीयू इंटेंसिव वर्क नहीं देते हैं. सिंपल हम रीडिंग कर रहे हैं, लाइक राइट नाउ आई एम टीचिंग. इस समय तो आप कह सकते हो प्रोसेसिंग हो रही है क्योंकि मेरी वीडियो ट्रांसफर हो रही है, बट इन जनरल आप ईमेल कर रहे हो या बहुत समय तो ये खुला ही पड़ा हुआ रहता है. तो ये वर्क स्टेशन सर्वर मॉडल इसीलिए यूज कर रहा है क्योंकि यहाँ पर डिस्कलेस है, इनकी मशीन्स की जो प्रोसेसिंग पावर है वो भी बहुत कम है. तो जब भी इसलिए वर्क स्टेशन यूज करा है कि हमारी मोस्ट ऑफ द टाइम वी डोंट यूज अ इंटरेक्टिव प्रोसेसिंग. तो इट मीन्स जब मेरे को इंटरेक्शन करना, जब मुझे हाई स्पीड चाहिए, ऑन दैट टाइम दिस टास्क विल बी ट्रांसफर टू द मतलब टास्क नहीं होगा, रिक्वेस्ट विल बी गो टू द मिनी कंप्यूटर एंड फ्रॉम देयर आई विल गेट द रेस्पॉन्स एंड देन दिस मतलब बहुत ही छोटी प्रोसेसिंग यहाँ पर होगी और उसका रेस्पॉन्स जो है वो यूजर को मिलेगा. ठीक है, तो अब इसका ये है कि वर्क स्टेशन सर्वर मॉडल ज़्यादा फ्रूटफुल है एज कंपेयर टू वर्क स्टेशन मॉडल. तो उसके पीछे रीजनिंग है कि ये चीपर होता है. अगर हम मिनी कंप्यूटर, वर्क स्टेशन मॉडल हैज़ अ सेवरल एडवांटेज. तो अगर मिनी कंप्यूटर से हम कंपेयर करें तो इसकी कॉस्ट कम होती है अगर मिनी कंप्यूटर मॉडल को हम यूज़ करें. और इसमें जो है हमारी जो मशीन्स है वो भी डिस्कलेस होती है. और इसमें साथ ही ये कि मिनी कंप्यूटर में जो हार्ड डिस्क होती है वो फास्ट हार्ड डिस्क है, लार्ज हार्ड डिस्क है, तो उसका बैकअप लेना और रिकवरी करना कंपेयर टू इजी होता है एज कंपेयर टू स्मॉल डिस्क. फिर डिस्कलेस वर्क स्टेशन आर प्रेफर्ड टू दैट इज द बैकअप एंड हार्डवेयर मेंटेनेंस रीजंस. और इसमें क्या होता है कि सारी जो फाइल है वो
मिनी कंप्यूटर से मैनेज होती है. दैट इज वाई इट इज आल्सो गुड. एक मिनट, जस्ट अ मिनट. है वर्क स्टेशन सर्वर मॉडल, और इसका एडवांटेज है कि ऑल द फाइल्स आर मैनेज बाय द फाइल सर्वर. वही है कि अगर हम वर्क स्टेशन सर्वर मॉडल यूज करेंगे तो फाइल सिस्टम जो है वो मैनेज होगा अपना मिनी कंप्यूटर से, और अगर हम वर्क स्टेशन मॉडल यूज करेंगे तो सबका अपना अपना फाइल सिस्टम होगा, तो उसके अकॉर्डिंग हमें मैनेज करना पड़ेगा. दैट इज व्हाई इट इज अ डिफिकल्ट. और वर्क स्टेशन सर्वर मॉडल में हम रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स प्रोटोकॉल यूज करते हैं, जबकि अगर हम दूसरा वाला वर्क स्टेशन मॉडल यूज करेंगे तो उसमें हम कौन सा वाला मैकेनिज्म यूज करते हैं. हाँ, मतलब वहां पे तो क्या होगा कि हमारी ब्लॉक ऑफ फाइल विल बी गो ऑन द पर्टिकुलर मशीन वेयर वी वांट टू एग्जीक्यूट, while here what happened, just we sent the request and we got the response. So that is also difference between workstation server model and workstation model. और इस वाले मॉडल में हमारा जो है गारंटीड रेस्पॉन्स टाइम होता है, क्योंकि वो रिमोट प्रोसेस को एग्जीक्यूट नहीं करते हैं. सो दिस आर द एडवांटेज ऑफ वर्क स्टेशन सर्वर मॉडल, और उसका एक एग्जाम्पल है वी सिस्टम. नेक्स्ट है प्रोसेसर पूल मॉडल. तो प्रोसेसर पूल मॉडल में क्या होता है कि हमारी जितने भी मशीन्स हैं, या आप कैसे जितने भी मिनी कंप्यूटर और सर्वर्स हैं, उन सब के प्रोसेसर जो है एक साथ, एक आप कह सकते हो कि एक सेंट्रल रिसोर्स मैनेजर होता है, वो उनकी सारी इंफॉर्मेशन रखता है कि कौन कौन से प्रोसेसर है, उनकी क्या क्या स्पीड है, और जब भी कोई टास्क आएगी तो वो उस प्रोसेसर पूल जो सेंट्रलाइज एंटिटी है उसके पास आएगी, और बेस्ड ऑन टास्क यू कैन से लोड, it will give the number of processor to the machine. Look at here. So unlike workstation server model में क्या होता है, processor is allocated to each users को allocate होता है. In processor model the processor are pooled together. सर क्लास है मेरी भी. Are pooled together to shared by the user as needed. तो मतलब सारे प्रोसेसर्स को जो है एक साथ मिला के रखते हैं. सेंट्रलाइज एंटिटी बेसिकली इंफॉर्मेशन रखती है कि कौन से प्रोसेसर्स हैं और किसको क्या टास्क दी हुई है और कौन से फ्री हैं. तो बेस्ड ऑन जब भी उसको रिक्वायरमेंट आएगी तो इट विल अलोकेट द टास्क. दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस. और अलोकेट द प्रोसेसर, किसको इतनी मशीन्स चाहिए. तो यहाँ पर कोई होम मशीन का कॉन्सेप्ट नहीं होता है, and user does not log on a particular machine but to the system as a whole. और ये इसका अपोजिट होता है वर्क स्टेशन मॉडल के. हाई परफॉर्मेंस इंटरेक्टिव एप्लीकेशन के लिए कंसिडर टू बी अनसूटेबल, स्पेशली दोज फॉर यूजिंग ग्राफिक एंड विंडो सिस्टम के लिए अनसूटेबल है. और एग्जाम्पल है अमीबा. तो डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है, बट दीज आर द ओल्ड वन. So this is clear, all 4-5 models. Mini computer model, workstation model, workstation processor pool, workstation server model, processor pool model, and the next is a hybrid model. तो हाइब्रिड मॉडल यही है कि उन दोनों मॉडल में जो भी मॉडल अच्छे हैं उनका कुछ कॉम्बिनेशन हम बना सकते हैं. तो दो बेस्ट मॉडल जस्टिफाई कर रहे हैं. एक वर्क स्टेशन सर्वर मॉडल है जो मोस्टली यूज होते हैं, और दूसरा है प्रोसेसर पूल मॉडल. तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं
और ये जो मॉडल है वर्क स्टेशन, इट इज यूज बिकॉज ऑफ इंटरेक्टिव टास्क सच एज एडिटिंग एंड ये तो मतलब ये मैंने तुम्हें बता ही दिया कि इसीलिए हम वर्क स्टेशन सर्वर मॉडल यूज करते हैं। बट जहाँ पर अगर मुझे प्रोजेक्ट कोई डेवलप करना है, जहाँ पर मल्टीपल यूजर्स है और जिनको प्रोजेक्ट डेवलप करना है, उस केस में हम ये प्रोसेसर पूल मॉडल यूज करते हैं। सो इसलिए हम इन दोनों को कंबाइन कर सकते हैं, वर्क स्टेशन सर्वर मॉडल और प्रोसेसर पूल मॉडल को। इज इट ओके? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग है, व्हाई इट इज बीइंग पॉपुलर। तो उसके पीछे रीजन है, व्हाट आर द रीजंस। बेसिकली तो यही है कि प्राइस एंड परफॉर्मेंस का जो रेशियो है वो चेंज हो गया है, इसलिए हमारी जो कंप्यूटिंग पावर है वो बहुत यूज़ मतलब काफ़ी यूज़ आने लगा है, और हमारी जो अंडरलाइंग नेटवर्क है उनकी बैंडविड्थ भी इंक्रीज़ हो चुकी है। और उसका पहला जो पॉइंट है वो है इनहेरेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस। तो हमारी कुछ ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो डिस्ट्रीब्यूटेड काइंड की है, जैसे कि हम बोले हमारे बैंकिंग सिस्टम, तो उसमें हम यही चाहते हैं ना कि किसी भी ब्रांच से जाएं और पैसे निकाल लें और विदड्रॉ कर सकें। और या हम कह सकते हैं कि एम्प्लॉय डेटाबेस है, अगर हमारी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, लाइक अपन उसको अपने मणिपाल की ऑर्गेनाइजेशन में देखें तो स्टूडेंट इंफॉर्मेशन और एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन इट शुड बी shared among all the campuses. So in that case we require, means this is the, that is why we say ki it is a means some application require the distributed thing. ठीक है, then next is a information sharing among distributed users. तो बेसिकली ये भी इसी से रिलेटेड है कि अगर मेरे जो यूजर्स हैं वो दोनों दूर दूर पे बैठे हैं, तो उस केस में मैं क्या चाहूँगी कि ये शेयर्ड हो जाए। लाइक अगर 2 पर्सन है वो एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो उन केस में हम चाहेंगे कि, और दोनों अलग अलग प्लेसेस पे हैं, तो भी उन्होंने जो भी अभी तक काम करा है या जो भी उनको इंस्ट्रक्शन देना है, इट कैन बी शेयर्ड। सो दैट इज़ आल्सो रिक्वायरमेंट। देन नेक्स्ट है रिसोर्स शेयरिंग। तो हम जानते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग की रिक्वायरमेंट है कि जो रिसोर्सेज है इट शुड बी शेयर्ड, मीन्स आइडियल रिसोर्स शुड बी शेयर्ड। और वी कैन से कि कॉस्टली रिसोर्सेज लाइक प्रिंटर्स, हार्ड डिस्क और प्लॉटर है, अगर वो एक ही पर्सन यूज़ करेगा तो इट विल बी कॉस्टली, सो इट शुड बी शेयर्ड। दैट इज़ वाई दिस डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग इज आल्सो यूज्ड। लाइक then better price performance ratio, I have told कि भाई वही, और can you elaborate it, better price performance? यहाँ से पढ़ के भी बता सकते हो कि मतलब मीनिंग क्या है। Yes, Tanishq, what is the meaning of better price performance? तो ये मीनिंग है कि हमारी जो मशीन्स हैं उनकी कॉस्ट कम हो गई है, तो हम ये चाहते हैं कि अगर मेरे पास कोई कॉस्टली मशीन है तो इट शुड बी शेयर्ड अमंग द यूज़र्स। फिर हम ये चाहते हैं कि हमारा जो रेस्पॉन्स टाइम है वो कम हो और थ्रूपुट ज़्यादा हो। तो एक मशीन तो इसको सेटिस्फाई नहीं कर सकती है, दैट इज़ वाई वी यूज़ अ डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग टू मीट दिस रिक्वायरमेंट। हाई रिलायबिलिटी होती है डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग सिस्टम में। मीनिंग यही है कि अगर एक मशीन फेल हो जाए तो और मशीन्स जो है वो लोड शेयर कर लेती है, और अदरवाइज मैं और दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम देखूं जो कि नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, अगर उसमें एक मशीन फेल हो गई है तो वो फेल ही रहेगी, मतलब उस जो मशीन है उसका थ्रूपुट कम हो जाएगा। जबकि अगर डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग हम यूज़ कर रहे हैं तो उस केस में उसकी थ्रूपुट कम ना होकर उसका रेस्पॉन्स टाइम बढ़ जाएगा, या ये आप कह सकते हो कि परफॉर्मेंस डिग्रेड हो जाएगी, बट इट विल नॉट बी टोटली फेलियर। सो हाई रिलायबल होता है, एक मशीन फेल हो जाती है तो अदर मशीन कैन
एक्सटेंडेबिलिटी एंड इंक्रीमेंटल ग्रोथ। तो हम पढ़ ही चुके हैं क्लाउड कंप्यूटिंग में, हमें पता ही है कि जैसे ही नंबर ऑफ यूजर्स बढ़ते हैं तो इट ऑटोमेटिकली ऐड मोर रिसोर्सेज, एंड कम होते हैं तो रिसोर्सेज कम हो जाते हैं. सो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सटेंडेबिलिटी एंड इंक्रीमेंटल ग्रोथ. नेक्स्ट है बेटर फ्लेक्सिबिलिटी इन मीटिंग यूजर नीड. सेम वी कैन रिलेट विद दिस कि अगर यूजर को ज़्यादा ज़रूरत हो तो ज़्यादा मशीन लगाई जा सकती है. So these are the example or these are the requirement of the distributed computing. Why distributed? And this is all about our 2-day class. अभी अब मेरे को बता दो एक क्लास एक्स्ट्रा लेनी कब ले? Now you are 35. Friday की क्लास I want to engage. So can I take Thursday at same time? मैम आपकी इनफैक्ट कल की क्लास को भी अगर आप रीशेड्यूल कर सकते हो तो, क्योंकि कल ना हम लोगों का पेपर है टीई के सिस्टम्स का उस टाइम पे. टी बोले तो मैम टीई के सिस्टम्स मतलब प्लेसमेंट का एक कंपनी का एग्जाम कल, बट उस समय तो मेरी दूसरी क्लास है. मतलब मैम कल हमारी क्लास के टाइम पे मतलब उस कंपनी के पेपर का टाइमिंग है 11 to 1, सो वो क्लास के टाइम के हिसाब से क्लास करेगा फिर. बट वेदांत आई कैन नॉट टेक दैट टाइम ना. मतलब तुम कह रहे हो कि मैं कल वाली भी रीशेड्यूल करूं? यस मैम. तो किस समय करूं कल? मैम कल अगर आप शाम को रख लीजिए सेकंड हाफ में, मतलब 1 बजे के बाद 1 बजे फ्री हो जाएंगे उससे, बट फिर वही दूसरे बच्चों की अवेलेबिलिटी की बात हो जाती है. हाँ, ये इस वाले कोर्स में ये वाले बहुत इश्यूज हैं. तो वो तो मैं कल वाला तो मतलब जैसे अभी कल वाले की तो बाद में बात करेंगे, बट अभी फ्राइडे वाला लंच में रख लूं क्या? थर्सडे को 1:45 पे अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो रख लेते हैं. पहले फ्राइडे वाली बात कर लेते हैं वेदांत, फिर वो वाली बात करेंगे. ठीक है मैम, मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है. थर्सडे को 1:45 कह रहे हैं आप? हाँ. मैम थर्सडे को क्लास होती है 1:45 पे हमारी. तो फिर किस समय रखें? मैम लंच में रखें. होता है लोगों का 1 से 1:40 होता है टाइम. लंच का ना? यस मैम. नहीं, लंच का तो हमारे अकॉर्डिंग तो आपका 1 to 1:40 होगा. उस समय रख लें. यस मैम. बैक एंड से खाते रहना खाना. ठीक है. ठीक है ना बच्चों? यस मैम. किसी को कोई ऑब्जेक्शन है तो अभी बता दो, फिर अदरवाइज ठीक है. तो थर्सडे को रख लेते हैं. अब ये वाली क्लास जो वेदांत तुम बोल रहे हो, बताओ इसको कब रखें? हम इसको फ्राइडे को लंच टाइम पे रख सकते हैं क्या? फ्राइडे को तो मैं लीव पे हूँ, नेक्स्ट फ्राइडे को रख देते हैं. ठीक है मैम, नेक्स्ट फ्राइडे या नेक्स्ट थर्सडे को लंच टाइम के आसपास रख लेंगे. हाँ, नेक्स्ट थर्सडे को रख देंगे 1:45 पे. ठीक है मैम. ठीक है. अच्छा, तुम में से कौन तुम्हारी क्लास का सीआर बनना चाहता है? कोई व्हाट्सएप ग्रुप भी बना है क्या? यस मैम. 2 सेक्शंस थे शायद हम लोगों के, क्या दोनों सेक्शंस मर्ज चलेंगे क्या? अभी तो मर्ज ही चलेंगे. अच्छा तो मैम दोनों सेक्शन के साथ अलग अलग ग्रुप्स बने हुए हैं वैसे. तो एक ही ग्रुप बना लो ना. अभी तो मैं ही वो कर रही हूँ. किसी ने मेरे को ध्यान है बनाया था कोई ग्रुप तो. यस मैम मैम, आकर्षक ने बना था. हाँ, 20 ये सेकंड इसको का कैसे था. ज्वाइन करना है? आई कैन नॉट ज्वाइन. मैम क्लिक करके ज्वाइन हो जाएगा. मैंने ट्राई करा था. ये क्या कर रहा है? चैट में शामिल है हिंदी में. यस. अच्छा, ओपन व्हाट्सएप. ठीक है. तो फिर और क्लास का सीआर कौन ना बनना चाहता है इस सब्जेक्ट का? मैम आकर्षक को ही बना दो. किसको? वो भी तो तैयार होना चाहिए. किसका नाम ले रहा है? कौन ले रहा है? आकाश? क्या नाम है? किसको? अक्षय को बोल रहे हो क्या? हेलो मैम वो आया नहीं याद आकर. अच्छा, उससे तो पूछ लेना. और आप लोग रेडी हो ना? काफी अच्छा मैनेज वगैरह कर ले, उसको एक्सपीरियंस भी है. भावेश क्या बोल रहे हो? मैम आकर्षक अच्छे से मैनेज कर लेगा, उसको एक्सपीरियंस है, थोड़ा कर रखा उसने पहले. हाँ, वैसे तो इसको आयुष राज को भी है. आकर्षक विल बी फाइन मैम, उसको बना दीजिए. ठीक है. आकर्ष नाम है क्या? मैम आकर्षक. हम आकर्षक. आकर्षक और आकर्षित. ठीक है, वो कल आएगा ना, एक बार बात करा देना. ओके मैम. ओके, थैंक्स अ लॉट. थैंक यू मैम. थैंक यू मैम. पहला
मैम वो बुक का पीडीएफ आप डाल देना क्लास ठीक है, मटेरियल। ओके अभी डाल देती हूँ। मैम फिर हमारी नेक्स्ट क्लास अब थर्सडे को ही है ना सीधा? कल नहीं लेनी क्या? मैम फिर कल की तो बात करी ना, नेक्स्ट थर्सडे के लिए। अच्छा बट ऐसे तो वेदांत बहुत सारी आएगी कंपनीज, तो थोड़ा मुश्किल होगा ना बेटा। मैम फिर या तो फिर आप जो नहीं आए फिर उनका अटेंडेंस का देख लीजिएगा। हाँ अटेंडेंस तो थोड़ा बहुत मैनेज करेंगे, बट ऐसा नहीं है फुल फ्लैश मैनेज करेंगे कि कोई बिल्कुल भी नहीं आए। लाइक लिसन, अभी 80 स्टूडेंट्स है, 30 स्टूडेंट्स है इस लेक्चर में, ठीक है। और एटलीस्ट जो मुझे एब्सेंट दिख रहे हैं उनकी तो एब्सेंट लगाऊंगी ना। वरुण, सुचिता, कशिश, कशिश तो बैठा है, तन्मय बैठा है क्या? महक, इनकी तो मैम लग... कशिश था वो पे चला गया। मैम आप कल का कर दो, कल का एडजस्ट कर दो अभी, उसके बाद से नेक्स्ट राउंड से आप देख लेना फिर जैसा भी रहेगा। ओके, तो कल वाली फिर अभी कैंसिल कर रहे हैं। उसके बाद जैसे जब भी कोई ड्राइव होगा तो हम आपको पहले इन्फॉर्म कर देंगे कि हम लोग का पेपर है ऐसे करके। हाँ मैम वो अभी पता चला एकदम से कि कल पहला राउंड है इसका। एज ऑफ नाउ अभी कर रही हूँ, बट आई एम नॉट कंफर्मिंग फॉर फ्यूचर। ओके मैम। आज मतलब कल के लिए कर रही हूँ, फिर आई विल टॉक टू द प्लेसमेंट पर्सन ना फ्रॉम डिपार्टमेंट। ठीक है मैम। ओके मैम। ओके ओके थैंक यू मैम। ओके मैम।